अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? आप आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूंगा बेटा, उसका नाम है मोल। मोल एंड कुछ लोग इसको स्टोइक्योमेट्री कहते हैं, कुछ लोग इसको स्टीचियोमेट्री कहते हैं। मोल एंड स्टोइक्योमेट्री, मैं इसको स्टोइक्योमेट्री बोलता हूँ। मोल एंड स्टोइक्योमेट्री के अंदर बेटा दो वर्ड यूज हुए हैं। एक है मोल और एक है स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री बेसिकली कैलकुलेशंस को कहते हैं। ये आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, जबकि मोल एक नाउन है बेटा, नेम है ये, ठीक है। तो मोल यूजुअली बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है कैलकुलेशन वाइज। चीज़ों को थोड़ा सा समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं आज कुछ बेसिक बातें अबाउट मोल्स करता हूँ बेटा, और कुछ बेसिक चीज़ें बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ जाएं। देखिए बेटा, मोल्स की दो डेफिनेशन है, या आप ये कह सकते हैं कि जो स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं वो उन दो मोल्स की डेफिनेशंस के ऊपर बेस करती हैं। तो अगर आपको दो डेफिनेशंस क्लियर हों तो मुझे यकीन है आपको मोल्स की बेसिक्स समझ में आ जाती है। यानी जब हम किसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं या सॉल्व करते हैं तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या होता है वो समझ में आ जाता है। अच्छा, मैंने एक चीज़, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर बच्चे कुछ फार्मूला रट्टा लगाते हैं तो वो समझते हैं शायद हम अब मोल्स की कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन मोल्स की मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन काफ़ी ट्रिकी होती हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको बहुत सारे फार्मूला याद रखने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला कैसे बनते हैं, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इंशाल्लाह आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर सिखाने की कोशिश करूंगा बेटा। पहले मैं मोल्स की दो डेफिनेशंस जिन पे पूरा मोल बेस करता है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक एक करके मैं आपको दोनों डेफिनेशन पहले समझाऊंगा, मैं लिख भी दूंगा, डोंट वरी। पहले फोकस रहिएगा बेटा कि आपको मोल्स की दोनों डेफिनेशंस अच्छी तरह समझ में आ जाएं बेटा, ठीक है। सबसे पहले बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि यार व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द आयरन, तो अगर आप पीरियोडिक टेबल खोल के देखें तो आयरन का रिलेटिव मास लिखा होगा 56। इसी तरीके से बेटा अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर, तो आप कहेंगे बेटा दिस इज़ टू, दिस इज़ 16, तो 2 + 16 यानी कि बेटा इसका रिलेटिव मास हो गया 18। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेटा कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन 16 है, तो 232 हो गया। 32 + 12 आप कहेंगे 44 हो गया बेटा। इसी तरीके से लेट्स सपोज कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मास ऑफ द क्लोराइड आयन, तो बेटा इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन के किसी एटम के पास आ जाने से या चले जाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो उसका मास, रिलेटिव मास लिखा हुआ है वही होगा बेटा 35.5। सबसे पहली बात समझिएगा, अगर कोई आपसे पूछे यार जरा आयरन का मास देख के बताओ, तो आप उसे 56 बोलेंगे, नॉट 56 ग्राम। इसी तरीके से अगर कोई आपसे बोले यार वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो आप उसे 18 ग्राम नहीं बोलिएगा। अगर आपने उसे 18 ग्राम बोल दिया ना, तो समझ जाएगा कि आपको बात नहीं समझ में आती, आपको केमिस्ट्री नहीं आती। तो बेटा प्लीज डोंट से दैट 18 ग्राम, आपको चाहिए, आपको बोलना चाहिए 18।
इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का मास इज 44 नॉट 44 ग्राम, द मास ऑफ द क्लोराइड इज 35.5 नॉट 35.5 ग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आप इनके साथ ग्राम मत लगाएं। इसलिए बेटा कि मासेस जो होती हैं वो रिलेटिव क्वांटिटीज होती हैं, रेशो होती हैं, और रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। अब इन रिलेटिव मासेस का यूनिट नहीं था, ये सब गए मोल्स के पास और कहा भाई हमें भी कोई यूनिट दो, हमें भी कोई यूनिट मिलना चाहिए, सबके यूनिट्स होते हैं, हमारे यूनिट नहीं है, तो हम क्या करें। मोल्स ने इनको पहली बार यूनिट प्रोवाइड किया। कैसे बेटा, इफ यू एक्सप्रेस दिस atomic mass of the iron in gram, it will be equal to 1 मोल। तो मोल वो चीज है जिसने एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, फॉर्मूला मासेस को ग्राम में एक्सप्रेस करवाया सबसे पहले। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप H2O को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें बेटा तो ये इक्वल होगा 1 मोल के। इसी तरीके से अगर आप 44 को, मैं इसे थोड़ा तरतीब से लिखूं, इसी तरह अगर आप 44 को ग्राम में एक्सप्रेस करें बेटा तो दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। आप 35.5 को ग्राम में एक्सप्रेस करें बेटा दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। तो मासेस के यूनिट्स नहीं थे, ये यूनिट्स प्रोवाइड करने वाला शख्स कौन था बेटा, मोल। तो आप मोल की पहली डेफिनेशन क्या करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द मोल। मैंने आपसे कहा ना मोल्स दो डेफिनेशंस पे बेस करता है, तो जब तक आपको ये दो डेफिनेशंस नहीं क्लियर होंगी बेटा आपको मोल्स की कैलकुलेशन समझ में नहीं आएंगी। तो व्हाट इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द मोल इज मोल is a unit to express atomic mass, molecular mass, और फॉर्मूला मास। और फॉर्मूला मास इन ग्राम्स। तो मोल की पहली डेफिनेशन क्या है बेटा, मोल एक यूनिट है कब, जब आप किसी मास को किस में एक्सप्रेस करते हैं बेटा, ग्राम में। ये हो गई पहली डेफिनेशन। अब मैं आपको दूसरी डेफिनेशन पहले समझाऊंगा फिर उसके बाद आगे चलूंगा। देखिए बेटा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक नंबर लिखता हूं 10। 10 इज अ नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं इस नंबर का नाम बताओ तो आप कहेंगे 10। इसी तरह सपोज करो बेटा अगर मैं यहां पे एक नंबर लिखता हूं 25 और मैं आपसे पूछूं ये जो मैंने लिखा है नंबर इसका नाम बताओ तो आप मुझे क्या बोलेंगे, सर आपने 25 लिखा है। इसी तरह सपोज करो अगर मैं यहां लिखूं 100 और मैं आपसे पूछूं ये जो मैंने नंबर लिखा है इस नंबर का मुझे नाम बता दें तो आप कहेंगे सर आपने यहां लिखा हुआ है 100। इसी तरीके से सपोज करो बेटा अगर मैं यहां लिखता हूं 75 और मैं आपसे पूछता हूं मैंने एक नंबर लिख दिया है बेटा इस नंबर का नाम बताओ तो आप सब यकीनन कहेंगे 75। अब आप देखें मैंने आपके सामने दो कॉलम्स बनाए हैं, एक कॉलम्स में मैंने नंबर्स लिखे हैं और दूसरे कॉलम्स में मैंने उनके नेम्स लिखे हैं। यानी ये मैंने लिखे हैं नंबर्स और ये उन नंबर्स के क्या हैं बेटा, नेम्स। अब जरा दोबारा से मेरा साथ दीजिएगा।
What is the name of this number? 10. What is the name of this number? 25. What is the name of this number? 100. What is the name of this number? 75. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आप सब इस बात पे बिलीव करते हैं कि हर नंबर का एक नाम, एक स्पेसिफिक नेम होता है। मानते हैं ये सारी बातें? बिल्कुल। आपको मैं कोई भी नंबर लिख के दूं, आप उसका नाम बता देंगे मुझे। तो बेटा अगर हर नंबर का एक नाम होता है तो इस नंबर का भी एक नाम होना चाहिए। 6.02 10⁻23। क्या ये एक नंबर है? बिल्कुल है। तो क्या इस नंबर का नाम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे हर नंबर का एक नाम होता है बेटा, तो ऐसे इस नंबर का भी एक नाम होना चाहिए, और इस नंबर का नाम होता है मोल। इस नंबर को क्या कहते हैं? मोल। इस नंबर का नाम सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने रखा था उसे कहते हैं एवोगाड्रो। इसीलिए बहुत सारे लोग इसे मोल की जगह एवोगाड्रोज नंबर से जानते हैं। हालांकि ये मोल इस नंबर का नाम है। इस नंबर का नाम रखने वाला कौन था? एवोगाड्रो। इसीलिए आप इस नंबर को एवोगाड्रोज नंबर भी कहते हैं। एक ही बात है। तो मोल की सेकंड डेफिनेशन क्या हुई? मोल की सेकंड डेफिनेशन, मोल एक नंबर का नाम है। मैं सेकंड डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा मोल्स की, कि मोल इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। मोल इज द name of a particular number. And what is that number? That is कौन सा नंबर बेटा? 6.02 10⁻23। तो मोल्स की दो डेफिनेशंस है। पहली डेफिनेशन, मोल इज अ यूनिट टू एक्सप्रेस एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास इन ग्राम्स। और मोल की दूसरी डेफिनेशन है बेटा, मोल इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। एक स्पेसिफिक नंबर का नाम होता है, और वो नाम क्या है बेटा? वो नंबर क्या है बेटा? 6.02 10⁻23। अब सवाल ये है कि इसका यहां पे क्या ताल्लुक? देखो बेटा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ये एवोगैड्रो जो था इसने एक काम किया था। इसने 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट किए, और वो काउंट करके कितने बन रहे थे? 6.02 10⁻23। इसने देखा दुनिया का कोई भी सब्सटेंस जो 1 मोल हो, उस 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होते हैं, और वो फिक्स क्या होते हैं बेटा? 6.02 10⁻23। इसीलिए इसने इस नंबर का नाम क्या रखा? मोल। और इसीलिए आप इस नंबर को क्या कहते हो? एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस ने बेसिकली कहा क्या था? 1 मोल ऑफ any substance contains fixed number of particles. Fixed number of particles, और वो कितने होते हैं बेटा? That is 6.02 into 10⁻23। ये बात किसने कही बेटा? मोल्स ने कही, यानी एवोगैड्रोस ने सबसे पहले मोल के बारे में ये बात बोली। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है। सर आप कहते हैं पार्टिकल्स होते हैं, तो ये पार्टिकल्स बेसिकली किसे रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब अगर किसी 1 मोल के सब्सटेंस में इतने पार्टिकल हैं, तो हम उन पार्टिकल्स को बेसिकली समझ के आ रहे होते हैं। व्हाट आर द पार्टिकल्स? पार्टिकल्स के यूजुअल 3 मीनिंग्स होते हैं। यूजुअल, जरूरी नहीं है, बाकी एडवांस लेवल में और ज्यादा हो जाएगा, बट आप पार्टिकल्स के फिलहाल 3 मीनिंग्स हमेशा दिमाग में रखिएगा। नंबर 1, पार्टिकल्स में बी एटम्स, पार्टिकल्स में भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं बेटा, और
पार्टिकल्स में भी आयंस हो सकते हैं बेटा। तो पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं और पार्टिकल आयन हो सकते हैं। अब आपको फिर एक कंफ्यूजन होगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि अब मैं पार्टिकल को एटम रिप्रेजेंट करूं, मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करूं या आयन रिप्रेजेंट करूं। बहुत सिंपल सी बात है, यहां देखिएगा। देखिए बेटा कैसे, पहले चेक करें व्हाट इज द मास ऑफ द आयरन। आयरन का मास इज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। तो आप बोलेंगे एटॉमिक मास, इफ यू एक्सप्रेस atomic mass in gram, the number of particles will called atoms, यानी इसके एक मोल में 6.02 10⁻23 एटम्स होंगे बेटा एक मोल में। दोबारा देखें, अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि वाटर के एक मोल में पार्टिकल क्या है? बहुत आसान है। पहले तो आप ये सोचें कि वाटर का जो मास है वो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है या फॉर्मूला मास है। तो आप कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो इफ यू एक्सप्रेस मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, तो बेटा पार्टिकल्स इन वन मोल विल रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल्स। बेटा ये देखिए मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से दोबारा आ जाएं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या कहलाता है? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। तो आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। सो इफ यू आर एक्सप्रेसिंग मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, तो बेटा इसके वन मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स विल रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल्स। आखिरी बात, व्हाट इज द मास ऑफ क्लोराइड? इट्स फॉर्मूला मास। आयोनिक मास को फॉर्मूला मास कहते हैं बेटा। तो इट्स अ फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस करें बेटा, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वन मोल में, दे आर कॉल्ड आयंस। कितनी सिंपल सी बात बोली। अगर एटॉमिक मास है तो पार्टिकल एटम्स हैं, अगर मॉलिक्यूलर मास है तो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर फॉर्मूला मास है तो पार्टिकल्स आयन होंगे बेटा। वन लास्ट थिंग बेटा, एक और छोटी सी बात, यकीनन बल्कि हर पीरियोडिक टेबल के साइड पे लिखी हुई होती है। वन मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस। ये छोटा सा एक पॉइंट और याद रखिएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस एट आर टी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एक मोल गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है एंड दैट इज 24 डेसीमीटर क्यूब। और एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बेटा वन मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो आरटीपी पे किसी भी एक मोल गैस का वॉल्यूम 24 डीएम क्यूब होता है, या एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे बेटा आपके वन मोल गैस का वॉल्यूम 24 डीएम क्यूब होता है। अब देखें, क्या आयरन रूम टेम्परेचर पे गैस होती है? नहीं। तो आरटीपी पे इसका वॉल्यूम 24 डीएम क्यूब नहीं होगा बेटा। क्या वाटर रूम टेम्परेचर पे गैस होती है आरटीपी पे? जी नहीं। तो इसका मतलब इसके वन मोल का वॉल्यूम 24 डीएम क्यूब नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करें बेटा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे गैस होती है? जी हां। तो इसका मतलब इसके वन मोल का वॉल्यूम रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? 24 डीएम क्यूब। इसी तरीके से बेटा अगर आप क्लोराइड को चेक करें, क्या क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे गैस होती है? जी नहीं। तो इसका मतलब इसका आरटीपी पे वन मोल का वॉल्यूम 24 डीएम क्यूब नहीं होगा। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं एक बात हमेशा याद रखें, ये मैंने एक छोटा सा टेबल आपके सामने ड्रॉ कर दिया है, ये वाला टेबल बेटा। इस टेबल को गौर से देखें। जिस बच्चे को इस टेबल की समझ आ गई
और वो दो डेफिनेशंस जो मैंने आपको बताई है, उसे मोल्स की कैलकुलेशन समझ में आ जाती है। हमने जितने फॉर्मूला बनाए हैं, जितने हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, वो सब इसी रिलेशनशिप से यूज करते हैं। रिलेशनशिप में किसे कह रहा हूं? जैसे बेटा, आयरन का मास 56 ग्राम है, 56 है, आपने उसे ग्राम में एक्सप्रेस किया, 1 मोल के इक्वल हो गया। 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 10⁻23, और अगर वो गैस है तो वॉल्यूम 24 dm3। इस रिलेशनशिप को समझना है। कुछ लोग ये समझते हैं शायद मैं इस टेबल को रट्टा लगा लूँ, ये जो सर ने सर्किल किया हुआ है, तो मेरे पास कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएंगी। जी नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मोल्स की कैलकुलेशन के लिए इस टेबल का याद होना, इस टेबल का समझना, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। यानी ये टेबल मैंने खामखा में नहीं बना दिया है, बल्कि आपको पूरा पूरा रिलेशनशिप समझाया है कि अगर आप रिलेटिव मासेस को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो मोल के बराबर होता है। मोल्स में पार्टिकल्स फिक्स होते हैं, और अगर वो गैस है तो उसका वॉल्यूम 24 dm³ होगा। मैं आपको आगे चल के इसकी और भी इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा। ज़रा एक बात समझिएगा। देखिए बेटा, मोल्स में अगर मैं मोल्स को डिवाइड करूं तो मोल्स में 6 डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो मोल्स में 6 डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पहली टाइप की जो कैलकुलेशन नजर आएंगी वो है कैलकुलेशंस विदाउट इक्वेशन। डायरेक्ट सवाल होंगे, विदाउट इक्वेशन। दूसरी टाइप की कैलकुलेशन है बेटा कैलकुलेशंस विद इक्वेशन। बेटा, विद इक्वेशन। इसी तरह थर्ड टाइप की जो कैलकुलेशन है बेटा, वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट वाली। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। इसी तरीके से बेटा फोर्थ है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिफ्थ टाइप की जो कैलकुलेशन है उसका नाम है कॉन्सेंट्रेशंस बेटा। और द लास्ट इज परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी। बेटा, आप जब भी कभी कोई मोल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आप इन्हीं चीजों के अंदर रहेंगे। कैलकुलेशन विदाउट इक्वेशन, कैलकुलेशन विद इक्वेशन, लिमिटिंग रिएक्टेंट, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन और परसेंटेज यील्ड वाले। तो बेसिकली मोल्स के जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, वो इन्हीं में से किसी एक टाइप के होते हैं। बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको शुरू में बताया वो सेम रहता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स टाइप 1 के बारे में मैं आपको स्टार्ट करके समझाता हूं। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग लिखी है टाइप 1। टाइप 1 कैलकुलेशंस विदाउट इक्वेशन। बेटा, कैलकुलेशंस विदाउट इक्वेशन। कैलकुलेशन विदाउट इक्वेशन में एक छोटा सा रूल मेरा पहले याद रखिएगा। देखिए बेटा, आप फॉर्मूला कैसे बनता है मैं आपको वो भी इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि फॉर्मूला जैसे लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, बिल्कुल करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो फॉर्मूला बनता कैसे है मैं आपको वो भी समझाऊंगा, ठीक है। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि फॉर्मूला कैसे बनता है। तो कैलकुलेशन विदाउट इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो है बेटा, जब तक आप सीख रहे हैं, मतलब मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं यार, जब तक तुम लोग सीख रहे हो ना तो उस वक्त तक रूल फॉलो करो। मतलब चीज़ों को देखो, उन जो सीक्वेंस टीचर आपको समझा रहा है उस सीक्वेंस में चलो। लेकिन
जब आपको चीज़ें समझ में आ गई और आपको लगता है कि यार इन चीज़ों में मेरा टाइम ज़ाया होता है, देन इट्स ओके, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आए ना, या आप सीखने वाले प्रोसेस के अंदर हो, तब तक मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ बेटा कि आपको स्टेप्स स्किप नहीं करने चाहिए, रूल्स जो है ना उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन विदाउट इक्वेशन के अंदर पहली बात ये याद रखिएगा, नंबर 1, मेक सीक्वेंस। सीक्वेंस किसे कहते हैं? ये जो मैंने टेबल बनाया इसे सीक्वेंस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस बेटा। जब कभी भी आपको कैलकुलेशन विदाउट इक्वेशन का कोई क्वेश्चन आए, सामने आए, आप सबसे पहले सीक्वेंस बनाए, ये जो मैंने सीक्वेंस बनाया है। एंड नंबर 2, सेकंड रूल है बेटा, स्टार्ट फ्रॉम गिवन। स्टार्ट फ्रॉम गिवन। स्टार्ट करें गिवन से। और तीसरी और आखिरी बात बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दूं तो शायद आपको मेरी बात और अच्छी समझ में आ जाए। जरा देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटी सी एग्जाम्पल आपको देता हूं। सपोज करो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, फाइंड मास ऑफ फाइंड मास ऑफ 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस एट आरटीपी। आपको अमोनिया गैस का मास बताना है, ठीक है, और अगर उसका वॉल्यूम 2 dm³ हो। तो देखिए जरा मैं रूल्स कैसे फॉलो करता हूं। मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, सीक्वेंस बनाना है। तो मैं आपको पहले बोल रहा हूं, जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक आप स्टेप स्किप मत कीजिएगा बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैं पहले सीक्वेंस बनाता हूं। NH3 रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, इसका मास होता है 14। पीरियोडिक टेबल में एक हाइड्रोजन का एक होता है बेटा, 3 हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा। तो मास ऑफ अमोनिया हो गया 17। मेरे स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा। इफ यू एक्सप्रेस दिस मास इन ग्राम, इट इज इक्वल टू 1 mole, and if it is 1 mole, it must have the fixed number of particles 6.02 10 raised to power 23. And if it is a gas, then the volume of that gas will be 24 dm³ at RTP, right? पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2 देखिएगा, स्टार्ट फ्रॉम गिवन। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? आप चेक करें, वॉल्यूम इज गिवन एंड व्हाट इज आस्किंग फॉर मास। तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम वॉल्यूम एंड यू विल गो टू द मास। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वॉल्यूम से एक एरो इनिशिएट किया, स्टार्ट फ्रॉम गिवन, और कहां तक गया बेटा? मास तक। ये रहा मास। ये देखें, मैंने एरो कहां से स्टार्ट किया? वॉल्यूम से, और मैं कहां तक गया बेटा? मास तक। तो स्टार्ट फ्रॉम गिवन। इफ मास इज गिवन, स्टार्ट फ्रॉम द मास। If moles are given, start from the moles. If volume is given, start from the volume. If particles are given, start from the particle. तो I have started from given. Given का मतलब volume is given, तो मैंने volume से start किया। इसको as it is लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। Look at here, 24 decimeter cube gives you 17 gram. What is asking for mass? इधर लिखेंगे x. What is given बेटा? वॉल्यूम। जो चीज गिवन है उसको गिवन के नीचे लिख दो, दैट इज 2 dm³। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 17 इंटू
टू डिवाइडेड बाय 24 आंसर आ जाएगा। करके देख लीजिएगा। मैं आपको एक सवाल और देता हूं, लुक एट हियर, यहां देखिएगा। क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा फाइंड आउट दी find out the moles of 3 decimeter cube of carbon dioxide gas at RTP बेटा। ओके, मेक द सीक्वेंस फर्स्ट। ये देखिएगा बेटा, ठीक है, मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सीक्वेंस बनाया कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मैंने कहा CO2, दिस इज 12, दिस इज 32, तो ये टोटल हो जाएगा 44। इफ आई एक्सप्रेस दिस इन ग्राम, इट विल बी इक्वल टू 1 मोल बेटा, और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 6.02 इंटू 10⁻⁻23, और ये गैस है तो इसका वॉल्यूम आरटीपी पे होगा 24 डेसीमीटर क्यूब। नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? यू विल से वॉल्यूम इज गिवन and what is asking for mole. So you will start from volume, you will go to the mole. Where is the volume in this sequence? This is the volume, मैंने यहां से start किया। Okay, what did he ask about? Moles। तो where is the mole? Here is the mole बेटा, ये देखिएगा, like this is the mole। ये देखें मैंने कहां से स्टार्ट किया, वॉल्यूम से, और मैं कहां गया, मोल्स के पास। नाउ 1 मोल, द वॉल्यूम वाज 24 डेसीमीटर क्यूब। व्हाट ही इज आस्किंग अबाउट मोल्स, तो जो चीज पूछे उसके नीचे x लिख दो बेटा। ये देखिएगा ये कितना दिया हुआ है मुझे, उसने 3dm क्यूब, मैंने यहां 3dm क्यूब लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर, तो x विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 24 बेटा। मैं आपको एक सवाल और देता हूं, ये देखिएगा बेटा, कोई बात नहीं, सीखिए, चीजों को सीखिए। क्वेश्चन देखिएगा, लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं फाइंड out the number of molecules in 10 gram of water। अब इसमें हम 24 डीएम क्यूब नहीं लिख सकते, जब सीक्वेंस बनाएंगे तो 24 डीएम क्यूब इससे नहीं लिखेंगे बेटा कि आरटीपी पे, यानी आरटीपी पे वाटर गैस नहीं होती, ठीक है। मैंने सबसे पहला काम क्या किया बेटा, सीक्वेंस बनाया। लुक एट हियर, H2O है, 2 + 16 कितना हो गया बेटा, 18। अगर मैं इसे ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं तो इट विल बी इक्वल टू 1 मोल, और अगर ये 1 मोल है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। The mass of the water is molecular mass, hence particles will represent molecules। हो गया। स्टार्ट फ्रॉम गिवन बेटा, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, मास। व्हाट इज आस्किंग अबाउट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द मास, एरो स्टार्ट किया मैंने, और वेयर विल आई गो बेटा, आई विल गो टू द मॉलिक्यूल, ये रहे, ये देखिएगा, दैट्स इट, स्टार्ट फ्रॉम गिवन। आप
18 ग्राम एज इट इज लिख दें इसको। 18 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने हैं? 6.02 इंटू 10⁻⁻23। वो तुमसे पूछ क्या रहा है? मॉलिक्यूल्स। तो जो चीज पूछे उसके नीचे x लिख दो बेटा। ये कितना दिया हुआ है उसने? 10, तो यहां 10 ग्राम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर। तो x बराबर हो जाएगा 10 इंटू 6.02 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 18 आंसर। एक सवाल और देता हूं, लेट्स सी। चलो, अगर तुम्हें जैसे मतलब मुझे तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट सवाल दे रहा हूं, लेकिन आप देखिएगा हर सवाल 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। और ये सब आप चेक करें, ये जो मैं सीक्वेंस बना रहा हूं ये कहां से बना रहा हूं? वो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था सबसे शुरू में, ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा। जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, उसे सब समझ आ गया। ये कॉन्सेप्ट है, ये टेबल नहीं है। इसको आपने एक दफ़ा समझ लिया ना, जो मैंने स्टार्ट में एग्जाम्पल दिए, 2 डेफिनेशंस बताई, और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बनाया ये 2 डेफिनेशंस की वजह से बनाया। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था बेटा कि याद रखना, अगर मोल सीखना चाहते हो तो 2 डेफिनेशन सीख लो, रट्टा मत लगाओ, सीखो। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं, जरा देखिएगा। लुक एट हियर। फॉर एग्जाम्पल, वो मुझे कहता है, एक क्वेश्चन देता है मुझे, मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करता हूं ताकि आपको हर तरह का सवाल समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन है एक मेरे पास, फाइंड आउट द मास ऑफ ऑक्सीजन, mass of oxygen in 10 grams of carbon dioxide gas at RTP। एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, ठीक है। चले, मैंने सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सीक्वेंस बनाया। जब तक आपको बात नहीं समझ में आ जाती तब तक आप सीक्वेंस बनाएंगे बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CO2, इसका मास 12, इसका मास 32, ये हो गया बेटा 44। आप इसे ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, ये बराबर हो जाएगा 1 मोल के। 1 मोल में पार्टिकल्स 6.02 10⁻⁻23। गैस है आरटीपी पे, वॉल्यूम 24 dm³ सुकून से चीजों को देखिए। What is given? Mass of carbon dioxide is given. What is asking? Mass of oxygen. Mass of oxygen. ठीक है। You will start from given. जरा चेक करें, what is given in the question? Mass of carbon dioxide. This is the mass of carbon dioxide. Okay. अब जरा देखिएगा, did he ask for the moles? No. Did he ask for the particles? No. Did he ask for the volume? No. What did he ask? He asked for the mass of oxygen. So where is the mass of oxygen? Here it is. ये रहा बेटा। That's it. इसे लिख लो। 44 ग्राम में ऑक्सीजन कितनी है बेटा? 32 ग्राम्स। 44 में ऑक्सीजन कितनी है? आपने जो 44 लिखा है उसमें ऑक्सीजन कितनी थी? 32। बेटा वो बोल रहा है कि 10 ग्राम अगर हो तो ऑक्सीजन कितनी होगी? x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर। सो इट विल बी इक्वल टू, x इज इक्वल टू 10 into 32 upon 44। लेट मी टेल यू मोर थिंग। एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ा सा और चेंज करके देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फाइंड
mass of find mass of carbon in 2 decimeter cube of carbon dioxide gas at RTP। अब देखिए बेटा, इसमें कभी कभी बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, और वो सिली मिस्टेक क्या होती है, क्वेश्चन को गौर से नहीं पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैंने यहां मास ऑफ कार्बन पूछा है, कीप इन माइंड। मैं सबसे पहले सीक्वेंस बनाता हूं, जरा देखिएगा। मैंने कहा CO2, 12 प्लस 32 करोगे बेटा तो मास आ जाएगा 44। अगर आप इसे ग्राम में एक्सप्रेस करोगे बेटा तो ये बराबर हो जाएगा 1 मोल के। 1 मोल में पार्टिकल्स होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। और बेटा इस 1 मोल गैस का वॉल्यूम आरटीपी पे हो जाएगा 24 dm³। अब जरा ट्रिक चेक कीजिएगा इसमें। What is given in the question? You will say volume of the carbon dioxide is given. So I will start from volume. Okay. अब देखिए, did he ask about the particles? No. मैं क्रॉस लगा रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए। Did he ask about the moles? No. फिर सुने, did he ask about the mass of carbon dioxide? No. He is not asking for the mass of carbon dioxide. He is asking for the mass of carbon. Where is carbon? Here it is carbon. ये रहा कार्बन। तो बेटा ये एरो कहां तक जाएगा, इधर तक जाएगा। ये देखिए, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को गौर से नहीं पढ़ते और कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल लेते हैं। भाई मैं आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो कार्बन पूछ रहा हूं। ये हो गया। जब आप पहला स्टेप हो जाए तो बहुत सिंपल है, 24 dm³ में आपकी कार्बन कितनी है बेटा, 12 ग्राम। मैंने आपसे पूछा कि अगर 2 dm³ हो तो मास कितना होगा। x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x विल बी इक्वल टू 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 24। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन और देता हूं, देखिए आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लें उसी कॉन्सेप्ट के अंदर घूमेंगे जो मैंने आपको शुरू में 2 डेफिनेशंस बताई हैं। कुछ भी कर लो, किसी भी तरह का सवाल दे दो, आप इसी तरह सॉल्व करें। ये देखें बेटा, मैं आपको एक सवाल और दे देता हूं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑफ 5 ग्राम आरटीपी पे। ठीक है, अगर मैं कुछ ना लिखा करूं कभी तो इसका मतलब है आरटीपी। 5 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है और मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका वॉल्यूम बताओ। ओके, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सीक्वेंस बना देना है। ये देखें बेटा, SO2, इसका मास 32, इसका मास 32, तो ये टोटल हो गया 64। ओके, अगर आप इसे ग्राम में एक्सप्रेस करें बेटा तो ये 1 मोल के इक्वल होगा, और अगर ये 1 मोल के इक्वल है तो इसमें पार्टिकल 6.02 10⁻23 होंगे। गैस है तो वॉल्यूम 24 dm³ होगा आरटीपी पे। Now, what is given in the question? Mass. You will start from the mass. And what is he asking about? Volume of sulfur dioxide. तो आपने मास से इनिशिएट किया, एरो स्टार्ट किया, एंड उसने पूछा क्या है आपसे, वॉल्यूम। तो इस एरो को वॉल्यूम
तक ले जाओ, ये रहा बेटा लकट हेयर। बताओ 64 ग्राम में वॉल्यूम कितना है? आपने कहा 24 डेसीमीटर क्यूब। जो चीज पूछे उसके नीचे x लिख दो, जो गिवन हो वो गिवन के नीचे लिखो। ये लो बेटा 5 ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर, x विल बी इक्वल टू 5 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 64। कुछ भी दे दे टाइप 1 के क्वेश्चन में 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है बेटा, बस कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। एक आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं, वन लास्ट क्वेश्चन। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपके साथ और दे देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल find find out number of molecules in 10 grams of सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है, ये लिक्विड है एट RTP। तो इसके साथ 24 DM क्यूब नहीं लिखेंगे बेटा, ठीक है। आ जाएं जरा, देखिएगा पहले सीक्वेंस बना रहा हूं। H2SO4, हाइड्रोजन का मास 2, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 64। ये टोटल हो गया 98। अगर आप इसे ग्राम में एक्सप्रेस करें बेटा तो ये 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। और 1 मोल में मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल 6.02 10⁻23 होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का मास मॉलिक्यूलर मास है, तो मॉलिक्यूलर मास होने की वजह से पार्टिकल्स विल रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल्स। आ जाए बेटा, स्टार्ट फ्रॉम गिवन। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? मास। व्हाट इज आस्किंग अबाउट? मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्ट करो मास से और कहां तक आ जाओ? मॉलिक्यूल्स तक। ऐसे एरो बनाओ। देखो बेटा 98 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितने हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। बेटा 10 में कितने होंगे? x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x विल बी इक्वल टू 10 into 6.02 10⁻23 divided by 98। आई होप बेटा आपको मेरी डिस्कशन से फायदा हुआ होगा। अच्छा, मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूं बेटा कि जब तक आपको कैलकुलेशन समझ में ना आए ना, मतलब पूरी कंट्रोल ना आए, कॉन्फिडेंस ना आए, तब तक आप सीक्वेंस पूरा बनाया करें। ये जो मैं सीक्वेंस बनाता हूं बेटा, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो सीक्वेंस मैंने बनाया है, ये सीक्वेंस आप जरूर बनाया करें जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए। एक दफा जब आपको अच्छी तरह चीजें समझ में आ जाएं, चीजें क्लियर हो जाएं, प्रैक्टिस हो जाए, फिर उसके बाद आप छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेटा उससे पहले ज़रूर कीजिएगा, ये सीक्वेंस वगैरह ज़रूर बनाइएगा। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हुआ होगा उसका। थैंक यू सो मच बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइप के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। ये टाइप 1 थी बेटा। आई होप ये बेसिक चीज़ है, ये आपको समझ में आ गई। आगे भी इंशाल्लाह चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अपनी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिएगा जिनमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व ना हो, मेरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा एंड मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।